हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट विजन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप देख रहे हैं कि स्मार्ट विजन क्लासेस की तरफ से अब कुछ नए नए सब्जेक्ट के बैच आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। ऐसे बैच जिनको आप प्ले स्टोर पर जाकर आप खुद परचेस करके इस ऐप को पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बैच हमारा रीजनिंग का लॉन्च हो रहा है महासंग्राम बैच के नाम से, आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये रीजनिंग का जो रीजनिंग है, यानी कि आप एक ही बैच लेके किन किन टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, या कह सकते हैं टीचिंग के जो जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो भी रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब के लिए ये रीजनिंग का मात्र एक ही ऐसा बैच है जो आपको सारे एग्जाम के लिए ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये अभी जो आने वाले करंट में एग्जाम है, देखिएगा, एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए, ईएमआरएस के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, इन सब के लिए तो ये रीजनिंग जो है रामबाण क्लासेस जो रहेंगी रीजनिंग की आपकी, जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे ये सारी क्लासेस जो हैं इसी बैच के अंतर्गत, और रीजनिंग का समझ लीजिए बेसिक से लेके एडवांस तक और फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास तक, यानी कि एक कह सकते हो कि आपका कंप्लीट सिलेबस जो है इसी महासंग्राम बैच के अंतर्गत आपको कराया जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर ये डाउट होगा कि सर एलटी, जीआईसी, एमआरएस, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, इन सब में सर रीजनिंग का वेटेज जो होता है किस किस तरीके से होता है, और कैसे सर ये जो बैच है ये सबके लिए जो रहेगा हमारा फायदेमंद रहेगा, या कह सकते हो किसी भी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रीजनिंग जो है कंपलसरी है। आप समझ सकते हो कि हर एग्जाम में ही रीजनिंग का कुछ ना कुछ वेटेज जरूर आपको मिलेगा। आज साथियों मैं हर एक एग्जाम पैटर्न में कितने मार्क्स की रीजनिंग आती है वो सब कुछ आपको आज इसी क्लास में डिस्कस हो जाएगा। तो देखिए सर, देख सकते हो साथियों, ये हमारी पहली क्लास है बैच की। इसमें इंट्रोडक्शन क्लास है ये हमारी। इंट्रोडक्शन में हम एक तो पहले ये इंट्रोडक्शन देंगे कि ये जो बैच है हमारा एलटी, जीआईसी और एमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी के लिए ये जो रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, इस रीजनिंग में किसमें कितना वेटेज है रीजनिंग का, और कौन कौन से ऐसे हमारे टॉपिक हैं जिनसे ये रीजनिंग के क्वेश्चन इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो क्लास रहेगी आपके लिए इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि देखिए आप कोई भी तैयारी करेंगे टीचिंग में, है ना, तो उन सब में रीजनिंग तो आपसे पूछी ही पूछी जाती है। और रीजनिंग के बिना देखिए, रीजनिंग का एक ऐसा वेटेज रहता है कि उसके बिना आप देखिए कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर रीजनिंग के आपने एक भी क्वेश्चन नहीं अटेंड किए तो आप समझ लीजिए कि कम से कम आप 50-60 हजार बच्चों से पीछे चले गए, और एग्जाम के लिए इससे ज्यादा वैकेंसीज आती ही नहीं है ना। तो आप समझिए कि आपको रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, इन सबको पढ़ना ही पढ़ना है साथियों। चलिए चलते हैं आज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो पहले तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ हमने देख रहे होंगे कि ये विषय सूची निकाली है, किस किस तरीके की रीजनिंग आती है ना। जैसे आप इसमें विषय सूची में दिख रहे हैं वर्बल रीजनिंग है, उसमें वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एलटी, जीआईसी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, इन सब एग्जामों के लिए ऐसे कॉमन जो सब्जेक्ट हैं जो सब में पूछे गए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को या उन्हीं सब्जेक्ट को या उन्हीं चैप्टर को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और वो सारे चैप्टर जो है इसी क्लास के अंतर्गत आपको पढ़ाए जाएंगे, और बाकायदा बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी कि फर्स्ट अगर क्वेश्चन कोई बनता भी है एग्जाम में तो उससे लेके जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है या अभी तक बना नहीं होगा, वो उस तरीके के भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है बच्चों के अंदर, देखिए विषय सूची जानने से पहले हमें ये पता करना होता है कि जिस एग्जाम की तैयारी के लिए हम ये रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसमें रीजनिंग आखिर पूछी कितने मार्क्स की जाती है। क्या रीजनिंग हमारे लिए उतना पढ़ना जरूरी है, या कुछ बच्चों को ये लगता है कि रीजनिंग तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो साथियों आपको ये बता दें कि आप कभी भी कोई एग्जाम देने जाते हो, आपने देखा होगा कि अगर 20 नंबर की रीजनिंग आई तो 20 में 20 आपके कभी सही नहीं हो पाते हैं। कुछ बच्चे होते भी होंगे, मान लेते हैं कुछ ऐसे बच्चे हों जिनके 20 में 20 सही होते हों, ये बहुत रेयर होता है। अगर कोई टीचर भी एग्जाम देने बैठता है साथियों, उसके भी 20 में 20 पूरे नंबर लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। एक दो नंबर वो ह्यूमन एरर से ही गलत कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके की गलतियां ना हो, तो ये एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस बैच है, और नॉमिनल सी कॉस्ट लगा के आप इस बैच को ले सकते हैं।
और पूरी रीजनिंग A2 से लेके जेड तक आप पूरी रीजनिंग जो है इसी बैच में पढ़ लेंगे, है ना। और आप अगर किसी और भी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्जाम है जो पैट से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं, वहां पे भी रीजनिंग का अच्छा वेटेज होता है। कुछ लोग बच्चे हैं सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपना एसएससी लेवल की कर रहे हैं, कुछ आपके रेलवे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हमने टॉपिक ही ऐसे पूरे साथियों ले लिए हैं कि कोई टॉपिक उससे बाहर जाएगा ही नहीं आपका। मेरा पहला देखिए मकसद क्या रहेगा कि कोई भी टीचिंग एग्जाम में अगर रीजनिंग का कुछ वेटेज है तो मैं उन सब को पहले आपसे डिस्कस करूं, और किस किस तरीके के क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में क्या पूछे जा सकते हैं, उन सब की आपको पूरी तरीके से जानकारी दे सकूं। चलिए अब चलते हैं, हम एक पेज पहले इसमें ऐड करते हैं जिससे आपको हम ये बता सके साथियों कि किस एग्जाम में कितना वेटेज है आपका रीजनिंग का। चलिए पहले तो हम शुरू करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा क्या करते हैं साथियों, क्योंकि देखिए साथियों कोई भी नई शुरुआत करी जाती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने जो ईस्ट हों, है ना, उनको याद करके जब कोई काम किया जाता है तो वो सक्सेस होता है या सफलता मिलती है। और ये आपके लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि आप जो जिस पर्पज से इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आप देखिए उस पर्पज में आप पूरी तरीके से सक्सेस हो पाए, है ना। तो देखिए ये हमारे इष्ट थे तो हमने उन्हें याद कर लिया। आप जिस इष्ट को मानते हो, जिस देवता को मानते हो, या आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म से भी अपनी चीजों को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। चलिए अब चलते हैं, देखिए ये हमने लिख दिया, ये पहला पेज है हमारा। हम दूसरे पेज में आते हैं जहां हम डिस्कस करते हैं कि जो आने वाले एग्जाम है उसमें कितना वेटेज है आपका रीजनिंग का। तो साथियों बात करें पहले हम एग्जाम की, तो पहले थोड़ा सा आपको क्या लगेगा कि ये चीजें, देखो ये चीजें ऐसी है साथियों, जितने साथी लोग हमारे जुड़े हैं उनसे हम पहले एक चीज ये बताना चाह रहे हैं कि ये चीजें ऐसी है साथियों जिनको आपको पहले कोई भी एग्जाम आप देते हो तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है ना। बिना इसको जाने आप ये नहीं तैयारी नहीं शुरू कर सकते हैं। देखिए हमने आपको बताया है कि देखिए कोई भी एग्जाम आपको निकालना है तो वहां पे पहले उस एग्जाम की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा जितने साथी लोग जुड़े हुए हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बताएं कि वो उपस्थित हैं क्लास में कि नहीं, कि केवल आपने ऑनलाइन कर दिया है बस वो दिख रही क्लास। तो एक अपना थंब इम्प्रेशन या कुछ हाई करके भेजिए जिससे हमें पता चले वो क्लास में प्रेजेंट हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, पहले हम बात करते हैं। देखिए जो आगे आने वाली वैकेंसी है जैसे कि केवीएस है आपकी, है ना, तो थोड़ा सा इसको थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। क्या वैकेंसीज हैं जैसे, थोड़ा बढ़िया राइटिंग में लिखते हैं आज, क्योंकि अब हमें जल्दबाजी नहीं, पहले आपको समझाना है। जैसे हम बात करें केवीएस, है ना, केवीएस हो गया, ठीक है, एनवीएस हो गया। इनको शॉर्ट फॉर्म में ही हम ऐसे लिख देते हैं आपको पूरा पता चले। सब लोग इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, है ना, ठीक है, और क्या क्या हुआ, डीएसएस भी हुआ। ये हम पहले उन एग्जामों की बता रहे हैं जिनके हाल ही में आगे एग्जाम होने वाले हैं, है ना। ये हुआ केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, डीएसएस भी हुआ। अब देखिए हर एक में तीन तीन कैटेगरी होती हैं साथियों। जैसे एनवीएस केवीएस है उनमें कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी इनमें। अब आप कहोगे सर इसमें भी तीन कैटेगरीज होंगी, कौन कौन सी कैटेगरी होंगी, तीन। एक तो इसमें सब में क्या होगा, आप कहोगे इसमें पहले तो टीजीटी होगा, है ना, फिर क्या होगा, पीजीटी होगा, ठीक, फिर क्या होगा, अब आप कहोगे इसमें होगा पीआरटी, प्राइमरी लेवल का भी रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें देखो, ये कैटेगरी हमने आपको डिसाइड कर दी कि ये तीन कैटेगरी हैं। अब ये हमें बात करनी है कि इन तीन कैटेगरी जो आती हैं केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी में, उनमें से हर एक एग्जाम का उसमें से कितने मार्क्स जो हैं रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो आप साथियों हम बता दें कि यहाँ पे जो रीजनिंग का वेटेज यहाँ पे रहेगा आपका, तो यहाँ जो रीजनिंग का वेटेज रहेगा ये रहेगा 20 मार्क्स का। और ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों को ये अभी डाउट होगा। देखिए साथियों हम जो आपसे बता रहे हैं, जो नया सिलेबस आपका आया है
नया कंटेंट आया है, या कह सकते हो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, या जो नया एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग बात ये की जा रही है ना। ऐसा नहीं है कि पुराने मेथड से, पुराने मेथड में तो टीजीटी का वेटेज जो था रीजनिंग का, हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान देना सारे लोग, पहले तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ये जो अपना रीजनिंग है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि रीजनिंग का वेटेज कितना है। तो रीजनिंग का वेटेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं बात की 20 मार्क्स की, तो रीजनिंग हो गई आपकी, है ना। ये हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं आपको, ये इतने मार्क्स की रीजनिंग साथियों इसमें आती है, और ये नए सिलेबस, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। हेलो। चलिए, आवाज आई होप सभी को आ रही होगी, ठीक। तो देखिए, ये जो हमने बात की, किसकी बात की, 20 मार्क्स की रीजनिंग है, और उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रीजनिंग के जितने भी हमने आपको टॉपिक अभी आगे बताएंगे, वो सारे टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जब नया सिलेबस आया है, ये न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पैटर्न है आपका एग्जाम का, ये न्यू पैटर्न, ठीक है, ये न्यू एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब देखिए, ये तो हमने केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, जिसमें वेटेज जो था आपका रीजनिंग का, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, तीनों में 20-20 मार्क्स का था, वो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके आगे एलटी की बात करें, ठीक है। अगर एलटी की बात करें, है ना, एलटी की बात करें तो इसमें देखिए साथियों, दो तरीके का पूछा जाता है। एक तो सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, ठीक। सामान्य अध्ययन में देखिए आपका, जैसे बेसिक चीजें आपसे सब सामान्य अध्ययन की पूछ ली गई, प्लस इसमें क्या है, 5 मार्क्स की जो होती है, ये टोटल सामान्य अध्ययन का वेटेज कितना होता है, 30 मार्क्स का, यानी 30 क्वेश्चन कह सकते हो आप, ठीक है। 30 क्वेश्चन, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, वो किसके रहते हैं, रीजनिंग के, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा इसी में क्या टॉपिक रहता है, दूसरा टॉपिक जो रहता है, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ये सब्जेक्ट का होता है। और साथियों, सब्जेक्ट जो होता है, ये तो आप लोग जो सब्जेक्ट चूज करेंगे, वही सब्जेक्ट में इन सब चीजों के बारे में आपको देखा जाएगा, है ना, एलटी ग्रेड के लिए बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद बात करें अगर जीआईसी की, है ना, जीआईसी प्रवक्ता की, जीआईसी प्रवक्ता की बात करें तो इसमें भी देख लीजिए साथियों, एक तो आपका रहता है 40 मार्क्स का सामान्य अध्ययन, आज पूरा डिस्कस करके ही मानेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और इस बैच में साथियों आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या क्या दिया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इसमें आपको हमने बताया, और जो बात इसमें 40 मार्क्स का जो आपका रहता है, टोटल रहता है 40 मार्क्स, या कह सकते हो 40 क्वेश्चन कह सकते हैं, है ना, मार्क्स ना लिख के क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक, 40 क्वेश्चन। और बाकी जो है आपका सब्जेक्ट का वेटेज होता है, और सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है, 80 क्वेश्चन का रहता है। चलिए, अब देखिए क्या है साथी, अब पॉइंट इसमें समझने वाली ये बात है कि जो इसमें होता है, इसमें भी 5 से 6 मार्क्स की जो होते हैं क्वेश्चन, जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं।
अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर मैथ का भी आता है तो रीजनिंग और मैथ का कॉमन आता है। देखिए हम बता देते हैं आपको, कंबाइंड जो होती हैं कुछ चीजें रीजनिंग और मैथ की कंबाइंड होती हैं। उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मैथ में भी रहते हैं, कुछ रीजनिंग में भी रहते हैं। तो आप इसमें से ये नहीं निकाल सकते कि अलग ये रीजनिंग का टॉपिक है या मैथ का टॉपिक है, ठीक है। कुछ कॉमन टॉपिक रहते हैं। अब बात करते हैं, इसी में एक पॉइंट और आता है। देखिए हम ये आपको लिखते जा रहे हैं पॉइंट वाइज, ये हमने इनके लिए पॉइंट बना दिया। जैसे ये एलटी ग्रेड के लिए बना दिया, ये जीआईसी के लिए बना दिया। अब लास्ट इसमें आता है आपका नेट जेआरएफ की बात करते हैं अगर, है ना, ये भी तो पॉइंट है हमारा कि जैसे नेट, है ना, नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, सेट हो गया, स्टेट वाले जो आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट रहते हैं, है ना, इन सब में देखिए रीजनिंग का वेटेज कितना होता है। तो साथियों इसमें सब में ही जो होते हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। तो हम 5 ही लिख देते हैं, मिनिमम ही लिख दे रहे हैं आपको, लेकिन ये समझ लीजिए कि इतने तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो ये वेटेज इनका रहता है आपका, तो आप इतना चीज आप समझ लीजिए। तो रीजनिंग आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो आपको पता चल पा रहा होगा कि रीजनिंग जो पढ़ना है आपके लिए मस्ट है। क्योंकि देखिए कॉमन ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, देखिए चाहे उसका क्यों ही ना आप यानी कि एक तरीके से कहते हैं कि जैसे पहला 2 पेपर होते हैं तो पहला आपका क्या रहता है, एक तरीके से प्रैक्टिस कह सकते हो आपकी, या कह सकते हो कि भाई छांटने के लिए कुछ बच्चों को, तो उसके लिए उन्होंने प्री करवा दिया। तो प्री जो रहता है उसमें रीजनिंग का आपको काफी वेटेज, और वहीं से आप जब तक प्री नहीं क्वालिफाई करोगे तो मेंस में कहाँ पहुंच पाओगे। तो प्री और मेंस का हिसाब इसमें रहता है। तो अब आप देखते हैं कुछ, जैसे एस्टेट हो गया, कुछ होते हैं एस्टेट स्टेट एग्जाम, है ना। अब एस्टेट में आपका जैसे सुपर टेट जो होते हैं, कुछ स्टेट वाइज जो होते हैं, सुपर टेट के जो एग्जाम होते हैं स्टेट वाइज, सुपर टेट में जो पूछे जाते हैं देखिए स्टेट वाइज जो होते हैं, उनमें भी लगभग वेटेज कितना रहता है साथियों, 5 मार्क्स का रहता है ना। और जैसे बिहार के लिए स्टेट वाइज, है ना, हमने कहा ना 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक का रहता है। तो हमें उतना ही अपना करके चलना है कि इतने क्वेश्चन तो भाई हमें आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये आप सोच के चलेंगे कि इतने तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अब ये सोचिए आप कि देखिए हमने आपको क्या चीज बताई कि आपका एक क्वेश्चन जो है आपको 10-10 हजार बच्चों से ऊपर कर देता है ना। सोचिए जहां पे लाखों लोगों ने फॉर्म डाला है, वहां एक क्वेश्चन की वैल्यू आप समझ सकते हो। तो रीजनिंग के अगर 5 क्वेश्चन हैं और 5 हो ही आपके सही हो जाएंगे, तो सोचिए आप कितने 50,000 बच्चों से तो वैसे ही आगे निकल गए। तो एक क्वेश्चन की वैल्यू आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा है। तो ऐसे ही हम साथियों आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये देखिए इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे, अगर इस बैच को ज्वाइन करेंगे, तो आपसे एक तो बेनिफिट ये होगा कि एक बार आप मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक बार बैच लेना पड़ेगा और उसी बैच को आप लगातार रिवीजन करते रहिए। आप साथियों ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक तरीके से रामबाण ये बैच रहेगा। आपका ये समझ लीजिए, आप रीजनिंग का डर तो आपके दिमाग से खत्म ही हो जाएगा। यानी कि रीजनिंग क्या होती है या रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे आपको एक ही क्लास के अंतर्गत या कह सकते हैं एक ही बैच के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हमने आपको बताया कि वेटेज, तो हमने आपको सारे एग्जाम का बता दिया कि भाई किस में कितना पूछा जाता है, वो आपको एग्जाम का वेटेज क्लियर हो गया कि इस एग्जाम में इतना पूछा जाएगा, इस एग्जाम में इतना पूछा जाएगा। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा कि सर ये तो हो गया हमारा कि भाई इस एग्जाम में पूछा जाएगा, बढ़िया, लेकिन अब ये एग्जाम में हमने बता दिया कि किस किस मतलब कितना कितना क्वेश्चन जो बन सकता है, कि जैसे केवीएस एनवीएस में और पीआरटी वगैरह में, देखिए इसमें टीजीटी पीजीटी पीआरटी इन सब में मिला के 20-20 मार्क्स की आपके रीजनिंग का वेटेज है। सोचिए अगर रीजनिंग के आपके 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं, और इसमें मैथ का भी लगभग वेटेज यही है 20-20 मार्क्स का। तो सोचिए मैथ और रीजनिंग ही आपको एग्जाम में क्वालिफाई कराने के लिए अकेले उम्दा मतलब दम रखते हैं कि मैथ और रीजनिंग अगर आपके पूरे सही हो गए तो आप एग्जाम में तो वैसे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो आप इतने तो कर ही लेंगे, तो क्वालिफाई एग्जाम में तो आप आसानी से हो जाएंगे, है ना।
चलिए चलते हैं विषय सूची की तरफ। विषय सूची क्या है, देखिए साथी, हमने आपको बताया कि जो ये सारे एग्जाम हैं, इन सब एग्जाम के पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ के इसमें रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, या कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे लगातार आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और लगभग सारे ही चैप्टर जितने भी आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस जिस चैप्टर से आए हुए हैं, वो सारे ही चैप्टर इस जो ये हमारा महासंग्राम बैच लॉन्च हुआ है इसी के अंतर्गत कवर कर दिए जाएंगे। तो पॉइंट ये होता है कि सर हम एक ही बैच लेके, सोचिए इतने एग्जाम की में रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं एक बैच लेके, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और साथियों बीच बीच में हम आपको, जैसे जिसमें 5 नंबर का वेटेज है, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि उस एग्जाम में किस किस मतलब टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक जानकारी ये भी मिलती रहेगी साथ ही साथ कि कहाँ से इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कहाँ से आ सकते हैं, या आने वाले समय में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये सब चीजों का आपको निचोड़ जो है इसी क्लास में मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं हम लोग इसके पैटर्न की। पहले तो हम समझेंगे विषय सूची। विषय सूची का मतलब ये है कि हमें ये सब्जेक्ट में क्या क्या जो है विषय में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो वो उसकी सूची आपको बना रखी गई है, और वो सीरियल वाइज इसलिए बना रखी गई है क्योंकि किससे क्या क्वेश्चन कितना वेटेज रखता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसी को सीरियल में रखा गया है ना। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं रीजनिंग में, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, आप सभी लोग जानते होंगे कि ब्लड रिलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और हर एक कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तीसरा टॉपिक जैसे हमने इसमें दे रखा है डायरेक्शन टेस्ट, है ना। चलते हैं देखते जाते हैं। तो पहले तो एक चीज ये हमें देखनी पड़ेगी, जो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वर्बल रीजनिंग से आते हैं, कुछ नॉन वर्बल रहते हैं हमारे, है ना, कुछ एनालिटिकल रहते हैं रीजनिंग में पार्ट। तो हमें पहले वर्बल वाले को सीखना है। वर्बल वाले ऐसे रीजनिंग टॉपिक होते हैं जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, है ना। उन सब के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलते हैं। चलिए वर्बल रीजनिंग पे आते हैं। वर्बल रीजनिंग आपने देखा, तो सबसे पहला पार्ट इसमें आया आपका, सबसे पहला पार्ट आया कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में रीजनिंग में बनता है। यानी हर कोई भी आप एग्जाम पैटर्न उठा के देखेंगे, किसी भी टीचिंग का एग्जाम देखेंगे, अगर उसमें 4-5 मार्क्स की भी रीजनिंग आई है, तो उनमें से एक क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का आपको जरूर देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन की। आप सभी जानते हैं कि रक्त संबंध जो है, यानी कि ब्लड का रिलेशन है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए जॉन ने कहा, ये मेरी माता जी की बहन की बिटिया का लड़का है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बनते हैं, है ना। या फिर ऐसा लिख दिया गया कि एक परिवार में मतलब मियाँ बीवी हैं, या कह सकते हो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके 4 बच्चे हैं, उनकी एक बच्चे के इतने बच्चे हैं, या फिर उनसे रिलेटेड, जैसे कुल मिला के वो आपको संबंध बनाना ही सिखाएगा, है ना। तो इनके पिता के पिता क्या होगा, इनके पिता की इनके पिता का इससे संबंध क्या होगा, या मेरा, जैसे एक चित्र की तरफ इशारा करते हुए जॉन ने कहा कि ये मेरे पिता के भाई के दादा के लड़के हैं, तो आपका संबंध इससे क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके रक्त संबंध से बहुत बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का तो भाई कोई एंड ही नहीं, उससे क्वेश्चन की भरमार होती है। अब बात करते हैं डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण, आप देखिए छोटा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक से भी, दिशा परीक्षण से भी बहुत साथियों क्वेश्चन बनते हैं। अब जो हम ये आपको विषय सूची बता रहे हैं, ये आपका जो महासंग्राम बैच शुरू हुआ है, और साथियों ये आपको जो बैच देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे, तो इस बैच को आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैच को ज्वाइन करके आप जो ये जितने भी हम आपको विषय सूची में सब टॉपिक दिखा रहे हैं, उनको आप बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जिनको आप आसानी से याद कर सको। आपने जहां जहां भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार आप इस बैच को ज्वाइन करके पढ़ेंगे तो साथियों आप पुराना पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। समझ लीजिए, आपको ये लगेगा कि ये जो सर मेथड बता रहे हैं ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, या हम इसको ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं, या इससे क्वेश्चन जो है आसानी से कर पा रहे हैं। ये टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सिंपल ट्रिक बनी है कि आप यहीं पे क्लास में सारी चीजें याद कर पाओगे। ठीक। तो डायरेक्शन टेस्ट है, जैसे आप जान सकते हो, दिशा का परीक्षण है। किस, अब जैसे कोई इसमें डायरेक्शन में तो आप जानते हो कि राम अपने घर से चला, है ना, वो पहले दाईं ओर मुड़ा,
5 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 10 मीटर चला, फिर फिर वो बाईं ओर मुड़ा 15 मीटर चला, और फिर वो दाईं ओर मुड़ा 10 मीटर चला, और वह अपने ऑफिस में पहुंच गया। तो वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे। या राम का घर उत्तर दिशा की तरफ है, तो राम उत्तर दिशा की तरफ चला और फिर वहां से बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ने के बाद दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ा, और बाएं मुड़ने के बाद फिर दाएं मुड़ा। अब ये बताइए कि वह अपने घर से किस दिशा की ओर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। और एक डायरेक्शन टेस्ट जो होता है, आप चाहे कोई भी 5 नंबर का ही कोई एग्जाम ना हो, जैसे मान लिया कि नेट जेआरएफ की ही बात कर ले, हम जेआईसी प्रवक्ता की ही बात कर ले, एलटी ग्रेड की ही बात कर ले, और केवीएस एनवीएस में तो हर बार आता ही आता है मान लीजिए। और ये जो हम आपको एग्जाम बता रहे हैं, इन सब में भी ये क्वेश्चन जो है कॉमन है, और आपको हर साल पूछने को देखने को मिलेगा, है ना। और पूछता है आपका बोर्ड जो है। अब बात करते हैं, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, अब बात करते हैं डाइस की। पासा, पासा तो आप जानते हैं कि पासा से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है पासा का। और इससे आने वाले सारे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं साथियों, हम आपको ऐसी सिंपल ट्रिक डाइस की पासा की बताएंगे कि इनको आप जब एक बार ट्रिक को फॉलो कर लेंगे, तो शायद ही वो आपको कोई पासा का क्वेश्चन आपसे गलत हो। अब ह्यूमन एरर एक अलग चीज होती है कि आपने पढ़ा और ठीक से पढ़ा नहीं, रिप्लाई ठीक से दिया नहीं, तो वहां कुछ वैल्यू आपने गलत ले ली, तो वो ह्यूमन एरर होती है। तो ये ह्यूमन एरर तो हो सकती है, बाकी जो आप ये कहोगे कि ये आपका क्वेश्चन जो सर ने पढ़ाया उससे बाहर आ जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सारे ही क्वेश्चन आपको उसी क्लास से देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सारे ही क्वेश्चन जो हैं मैं आपको कराने वाला हूँ आगे। अब बात करते हैं, जैसे इसमें क्लॉक दे रखा है। क्लॉक क्या है? हमारा घड़ी। घड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि घड़ी की सुई है ना, 1 बजे हुए हैं, तो अब ये बताइए कि 180 डिग्री जाने पर तो वो कितने बार एक एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी, या ऐसा लिख देता है ना कि 90 घड़ी की सुइयां जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, 2 से 3 बजे के बीच में। इस तरीके के, या फिर पूछ देगा कि जैसे बीच के कोण का भी पूछ देता कभी कभी, कि जैसे 7:30 का टाइम हुआ है, तो दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करिए, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ये सारे जो क्लॉक वाले घड़ी हुई, कैलेंडर की बात करें, देखिए घड़ी के भी बहुत टॉपिक हुआ, कैलेंडर की बात करें। कैलेंडर में साथियों आप देख ही रहे हैं, कैलेंडर हमारा एक ऐसा टॉपिक हो गया है अब आजकल, देखा जाए तो ऐसा कोई एग्जाम छूटा नहीं है, या कोई ऐसा एग्जाम अछूता नहीं रहा जिसमें ये कैलेंडर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ना आता हो। चाहे आप रेलवे देख लीजिए, चाहे एसएससी देख लीजिए, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम देख लीजिए, कैलेंडर से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और क्वेश्चन भी किस तरीके का मिलेगा, कि जैसे 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो बताइए 26 जनवरी 1972 को कौन सा दिन होगा, है ना। ये हो गया। या फिर अपना जैसे बता दिया कि राम सीता से 113 दिन बड़ा है, और राम का जन्म फरवरी में, राम का जन्म ये ऐसे बोल दिया कि मान लीजिए राम का जन्म जो था इस तारीख को पड़ा था, तो सीता का जन्म किस दिन होगा, है ना। ऐसे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि 2 दिन पहले रविवार था, तो बताइए आने वाले 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। बड़े सिंपल सिंपल भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कैलेंडर से जो क्वेश्चन बनते हैं काफी टफ भी बन जाते हैं। जैसे कि कैलेंडर में बहुत सारी ऐसी ट्रिक होती हैं सिंपल सी, जिसमें आप कैलेंडर को इतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन को एक बार ट्रिक को आपको समझना है, आप क्वेश्चन एकदम हवा में उड़ा देंगे, समझ लीजिए। समय आपका, देखिए कैलेंडर का कोई क्वेश्चन अगर बड़ा आता है तो समय तो लगता है उसको करने में, लेकिन ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि ट्रिक ऐसी बताई जाएगी, अगर उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी लगेगी तो टाइम भी बहुत कम लगेगा। चलिए अब बात करते हैं जैसे सिटिंग अरेंजमेंट की। सिटिंग अरेंजमेंट बैठक की व्यवस्था है, यानी कि बैठने की व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत आती है। आप सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है साथियों, कि जैसे बैठना किस तरीके से है, जैसे कि एक गोल मेज वाले बहुत क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, कि एक गोल मेज के चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, इनका ये बाएं से दूसरे नंबर पे हैं, तो वो दाएं से तीसरे नंबर पे हैं। अब सी के बाएं पहला कौन होगा, या सी से दाएं सामने कौन बैठा होगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। जैसे ऐसे पूछ लेते हैं कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 14वां है, तो दाएं से क्या होगा, या दाएं से दे दिया जाएगा, बाएं से पूछ लिया जाएगा, या कोई दो व्यक्ति को ले लेगा कि राम का स्थान बाएं से 14वां है और श्याम का स्थान दाएं से 13वां है, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट से बनते हैं, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते भी बहुत क्वेश्चन हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। तो आप सोचिए टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक आपको हम वर्बल रीजनिंग में बता रहे हैं, ये आपके
प्रोफिशिएंसी के हिसाब से, यानी कि कौन सा प्रेफर करेंगे, जिनको प्रेफरेंस देंगे, जैसे पहले नंबर पे हमने किसको प्रेफरेंस दी, दूसरे पे किसको दी, तीसरे पे किसको दी, ऐसे सीरियल से आपके प्रेफरेंस इसमें हम आपको करते हुए चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण की, ये भी आप समझ सकते हैं। दूसरा आता है ऑर्डर सीक्वेंस, है ना, क्रम व्यवस्था, क्रम से बैठने की व्यवस्था। तो ये सब टॉपिक जो बैठकीकरण के हमने जो आपको बताए, यानी सिटिंग अरेंजमेंट के बताए, उसी के एक तरीके से बात करो तो रैंकिंग टेस्ट होगा, ऑर्डर सीक्वेंस हो गया, उसी का एक तरीके का पार्ट है। अब बात करते हैं सादृश्यता की, एनोलॉजी की, है ना, सादृश्यता परीक्षण जिसको बोलते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया, है ना, सीरीज हो गई, श्रृंखला हो गई। सीरीज में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे, है ना। सीरीज में जैसे एक कह सकते हो कि आप देखते हो कि सीरीज में बहुत सारे हैं, मल्टीपल सीरीज आती हैं, तो उन सीरीज में किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो देखिए बहुत टफ टफ क्वेश्चन बनते हैं, बट आपके एग्जाम का लेवल को देखते हुए हमने देखा है कि इतने भी टफ नहीं बनते हैं। अगर देखा जाए तो 15 सेकेंड आपके लिए, एक सीरीज को करने के लिए आप 15 से 20 सेकेंड आपके लिए काफी है। और इस सीरीज से जरूर है कि एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जहां 20 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है, जैसे केवीएस, एनवीएस और एमआरएस वगैरह में, डीएसएसबी वगैरह में, जहां 20-20 नंबर की और वेटेज है रीजनिंग का, तो सोचिए वहां पे आपके लिए देखा जाए तो समय भी आपके लिए पर्याप्त रहता है। तो वहां पे आप देख सकते हो कि सीरीज के क्वेश्चन जो हैं आपके, एक से दो क्वेश्चन तो आपको हर बार देखने को मिलते हैं, है ना। बात करते हैं मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या ज्ञात करना होता है। जैसे कोई सीरीज टॉपिक दे दिया गया और उसमें मिसिंग नंबर आपको एक एक नंबर मिस कर दिया गया, तो उसको मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे आप कि ये इसी पार्ट का है ना, मिसिंग नंबर। अब उसके बाद देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको हम न्याय निगमन कहते हैं या सिलोजिज्म कहते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और न्याय वाक्य से सोचिए कि नेट जेआरएफ में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप सोचिए ऐसे टॉपिक चूज किए हैं जैसे कि केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी में, तो इससे न्याय वाक्य से क्वेश्चन तो साथ साथ बनते ही बनते हैं। और खासकर नेट जेआरएफ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग एस सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी एक आध क्वेश्चन जो है आपका इसका बन जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा वर्बल रीजनिंग में भी अभी टॉपिक चल रहा है वेन आरेख। और वेन आरेख से क्वेश्चन आप पता ही है, वेन आरेख से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। तो आप कुछ लोगों का ये माइंड में होगा कि सर जो वेन आरेख हुआ, ये गणितीय संक्रियाएं हुआ, ये तो सर हमें मैथ में भी देखने को मिलता है ना। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो मैथ में भी कॉमन सब्जेक्ट है और रीजनिंग में तो है ही है। लेकिन रीजनिंग और मैथ में पूछने का दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। मैथमेटिकल जब ऑपरेशन पूछे जाते हैं मैथ में, तो उनमें से जो होता है टफ काफी क्वेश्चन बनाया जाता है, और ऐसा बनाया जाता है जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगे करने में, या कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन रहती है काफी हाई फाई। और जो यहाँ पे आपका रीजनिंग में जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछे जाते हैं वो सिंपल रहते हैं। और उसमें एक पॉइंट और खास बात ये होती है कि उनको आप ऑप्शन से सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, यानी कि ऑप्शन को आप उसी में अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो आसानी से आप उनके आंसर निकाल पाएंगे। और देखो बात यह है कि देखिए जब अभी आपने शुरू ही किया है रीजनिंग को पढ़ना, अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो साथियों आप ये समझ लीजिए कि आप रीजनिंग के धुरंधर हो जाएंगे, एक तरीके से महारथी हो जाएंगे। फिर रीजनिंग का आपका कोई क्वेश्चन इससे, एक तो एग्जाम से मतलब जो आपका ये बैच है महासंग्राम, इससे बाहर नहीं जाना है। दूसरा, जब इससे जुड़ेंगे तो आप इतना अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए प्रैक्टिस के लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। इसमें देखिए आपकी क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से शेड्यूल्ड क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल टाइम। पहला तो एक तो टाइम का विशेष ध्यान रहेगा इस क्लास में, टाइम आपका जो रहेगा वो मेंटेन रहेगा, रेगुलर क्लास चलेगी। दूसरा ये रहेगा कि आपको हर एक हफ्ते में आपके लिए एक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा और उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया जाएगा, और साथ में ही आपको उस टेस्ट का जो होता है सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। साथ ही जो इसमें डाउट क्लासेस वगैरह भी रहेंगी। डाउट क्लासेस ऐसे है कि जैसे आपको हमने पढ़ाया एक हफ्ते में, तो एक हफ्ते के बाद एक डाउट क्लास चलेगी जिसमें किसी भी बच्चे को जिस तरीके का डाउट होगा वो उस डाउट को ही पूछेगा उस क्लास में, और उन डाउट को वो क्लियर भी किया जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये बैच आप लेंगे तो फायदे आपको तमाम मिलने वाले हैं। फायदे क्या, आपको फिर कहीं रीजनिंग पढ़ने की कहीं से जरूरत ही नहीं है। आप यहीं से रीजनिंग पढ़ के यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीजीएल, और हम क्या कहें आपसे रेलवे के इन सब एग्जामों में भी आप तैयारी कर रहे होंगे अगर, तो उनका भी यहीं से रीजनिंग का पोर्शन तैयार हो जाएगा। आप टॉपिक देख ही पा रहे होंगे विषय सूची में, वर्बल रीजनिंग को हमने इतना ज्यादा
उसको एडवांस बना दिया है, या जो कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जो एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछे जाते तो उनको भी ऐड कर लिया है। तो टीचिंग एग्जाम अब टीचिंग एग्जाम के हिसाब से आप नहीं पढ़ोगे। टीचिंग एग्जाम अब एडवांस लेवल का एग्जाम हो गया है, बच्चे भी बहुत हैं, एक एक नंबर का वेटेज भी इतना साथियों ज्यादा है कि आप सोचिए एक नंबर जो है आपको 50-50 हजार बच्चों से नीचे कर देता है। सोचिए एक नंबर कम होने से, और एक नंबर कम होगा तो आप सोचिए एक नंबर बढ़ जाएगा तो आप 50 हजार बच्चों से आगे भी निकल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इसमें वेटेज भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं असमानता की। उसके बाद आता है वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण तो आप साथियों ऐसा पढ़ाएंगे कि वर्णमाला से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन कोई भी आपके एग्जाम में आएगा वो सारे ही, जैसे कुछ आता है ना कि वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखा जाए तो है ना कि ये अक्षर इस क्रम में आएगा तो अगला अक्षर किस क्रम में आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। वर्णमाला परीक्षण से तो ऐसा पूछ दिया जाता है कि जो अल्फाबेट हैं आपके ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ A to Z तक के इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिनको आप देखोगे पहले समझोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे, जिनको अभी आप एग्जाम में छोड़ देते होगे। सोचिए उसमें आपको लगता होगा कि इतना समय जा रहा है इसको कैसे करेंगे, या हम पूरा ABCD लिखेंगे फिर उसके बाद उन सब चीजों को ऑर्डर में करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे, वो सारी चीजें जो हैं आपको इसी क्लास में बाय ट्रिक के माध्यम से इतनी आसानी से सॉल्व करवाई जाएगी। और साथियों अगर आपको लगता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको बैच तुरंत ले ही लीजिए, पहले देखिए हमारे चैनल पे आप देख सकते हो कि रीजनिंग की क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप कुछ ना करिए, एक दो लास्ट की ही रीजनिंग की क्लास देख लीजिए, क्योंकि देखिए सबको ये लगता है कि शुरुआत में जो टीचर पढ़ाता है वो शुरुआत में मेहनत करता है तो जो भी टॉपिक लाएगा उसको बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे जाते जाते आगे आगे उनकी क्वालिटी जो है गिरती जाएगी, फिर लास्ट के लिए वो ऐसे टॉपिक रख लेता है जो उसे कम ही आते हैं। लेकिन आप मेरी जो मैराथन क्लास पढ़ी हुई है, 13-14 क्लास मैराथन की पढ़ी हुई हैं, आप उनको जाके देखिए, उसमें आप लास्ट क्लास उठा के देखिएगा 12वीं 13वीं 14वीं। नहीं, शुरुआत हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी तो पता चले कि लास्ट में बीच में कहीं से भी कोई क्लास ऐसा देख के देखिए कि भाई सर का लेवल क्या है, या जो चीज पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना, तरीका क्या है पढ़ाने का, बोर्ड में कोई चीज अगर लिख रहे हैं तो वो दिख रही है कि नहीं, अगर आगे फ्यूचर में उसको दोबारा पढ़ना पड़े तो उस चीज को समझ पाओगे कि नहीं, या उसकी PDF जो आपको मिलेगी तो PDF से आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, है ना। क्योंकि देखिए रिवीजन के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसी वीडियो का PDF एक बार देख लेते हैं, उनका रिवीजन हो जाता है, तो वो PDF भी आपको प्रोवाइड होगी बाकायदा, है ना। तो वो सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। बात करते हैं इसमें शब्दकोश क्रम, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये भी वर्णमाला परीक्षण का ये होता है, शब्दकोश क्रम वाला भी एक पार्ट है। उसके बाद आते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक क्रम, इसी सीरियल से ही आपको चीजें पढ़ने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। देख रहे हैं वर्बल रीजनिंग के कुछ टॉपिक और हैं, 21, 22, 23 आप देख रखे होंगे। वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण आपने देखा होगा, कुछ टूटे हुए शब्द दे दिए जाते ABCD करके, बाद में उनको जोड़ के एक बढ़िया अच्छा सा वाक्य बनाना होता है ना। कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, शब्दों को जोड़ के एक बढ़िया सा एक वाक्य कंप्लीट करना होता है ना। कुछ अब बात करते हैं एक कंडीशनल नंबर्स की, लेटर्स की, साइन की, जो कि औपबंधिक संख्या हैं, अक्षर हैं, चिन्ह हैं, तो वो कंडीशनल नंबर्स के बारे में भी आप समझेंगे कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप ये देखते हो कि अरे ये चीज भी तो सर ने पढ़ा दी, अब तो हम ये वाले भी क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, तो वो सारे टॉपिक भी आपको यहाँ देखने को मिले। पजल्स टेस्ट वगैरह जो बच्चे कोई पढ़ता ही नहीं है ना कोई टीचर पढ़ाता है, वो पजल्स टेस्ट का अगर चाहो तो एक थोड़ा सा शॉर्ट उसमें भी पड़ा हुआ है आपका जो मैराथन क्लास है, तो उसमें भी पजल्स टेस्ट एक दो लिए गए हैं, तो वो पजल्स टेस्ट भी आपको यहाँ पहली परीक्षण वाले भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी एग्जाम में आते हैं। अब कहोगे किस एग्जाम में आते हैं सर, तो ये हमने बोला ना कि ये 23 पे रखा है, अगर वर्बल रीजनिंग में तो कोई ना कोई ऐसा एग्जाम होगा जो जिसमें भी ये जरूरी होगा, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो नेट JRF हुआ, या जैसे नेट JRF में ये इंपॉर्टेंट है, और जो सेट आता है, सेट का एग्जाम हो गया, स्टेट का एग्जाम जो होता है, उन सब के लिए भी ये पजल्स टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगली विषय सूची में आप देख लिए आते हैं टॉपिक जो आते हैं इंपॉर्टेंट हमारे एनालिटिकल रीजनिंग जो है। एनालिटिकल रीजनिंग जो होती है उनमें से देखिए आपका बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आपको लगेंगे देखने में कि ये तो सब एक ही जैसे हैं,
है ना। जैसे कि कथन पूर्व धारणाएं हो गई, कथन निष्कर्ष हो गए, कथन कार्यवाही होगी, कथन तर्क हो गए, कथन प्रभाव हो गए, कथन क्षमता हो गई, आंकड़ों की। अब यहाँ तक देखिए आपको 24 से लेके 29 तक आप देखेंगे कि कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही, तर्क, प्रभाव, क्षमता। अब ये सोचोगे, देखने में लगता है यार सर ये तो एक ही जैसे क्वेश्चन है, लेकिन नहीं साथियों, सारे ही अलग अलग ये टॉपिक हैं हमारे, है ना। ये एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत अच्छे टॉपिक हैं, कह सकते हो कि ये देखो हमने जैसे प्रेफरेंस रखी है तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि कथन और पूर्व धारणाएं आपके पेपर में बहुत सारी पूछी जाती हैं। बात करते हैं अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन की, या कथन और निष्कर्ष, तो ये तो आप जब से आपने रीजनिंग पढ़नी शुरू की होगी मेरे हिसाब से, आप चाहे नवोदय की भी किसी ने तैयारी करी हो अगर 5th 6th में, तो वहां भी आपको ये पढ़ने को मिल जाता है कथन एवं निष्कर्ष। और शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन ना बनता हो, है ना। तो ये एनालिटिकल रीजनिंग के ये जो एक बेहतरीन टॉपिक कहे जाते हैं, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और निष्कर्ष। अब बात करते हैं कथन और कार्यवाही, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अब ये सब चीजें जो हैं आप लोगों ने पढ़ी तो होंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो टॉपिक हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। एक दूसरे से इनका संबंध तो है, लेकिन एक दूसरे से ये बहुत भिन्न भी हैं, बहुत अलग भी हैं। बात करते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट की, बात करें कथन एवं तर्क, तो ये भी अलग टॉपिक है, कार्यवाही अलग टॉपिक है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दें कि पूर्व धारणाएं दिया गया, कथन एवं पूर्व धारणाएं। तो कथन एवं पूर्व धारणाएं क्या होती हैं कि जैसे कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया गया, ठीक है, तो उसके पहले की धारणाओं को ही पूर्व धारणाएं कहते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल दें, कहें कि भाई एक स्लोगन दिया गया है, या कह सकते हो एक बोला गया है कि भाई फेयर एंड लवली लगाने से जो होता है सुंदरता आती, या कह सकते हो कि रंग गोरा हो जाता है। तो ये एक कथन दे दिया गया, तो एक स्लोगन है, ये कथन है मान लीजिए, और उसमें पूर्व धारणाएं आप क्या बना सकते हो। तो पूर्व धारणाएं भाई ये है कि लोग, जो ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है, उसकी पूर्व धारणा क्या रही होगी कि भाई लोग गोरा होना चाहते हैं, इसीलिए तो हम ये फेयर एंड लवली का ऐड कर रहे हैं कि लोग गोरा, लोगों के मन में गोरा होने की जो है कि एक आकांक्षा है। तो ये एक पूर्व धारणा है, तो ये पूर्व धारणा सही है ना, कि लोगों के मन में ये पूर्व धारणा है। इसलिए मनीष दुबे जी जुड़े हैं, बेस्ट क्लास सर, थैंक यू। चलिए मनीष दुबे जी बोल रहे हैं शुक्ला सर बेस्ट इन रीजनिंग। चलिए मनीष दुबे जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब चलते हैं, देखिए स्टेटमेंट एवं आर्गुमेंट की बात करते हैं। आर्गुमेंट मतलब होता है कथन एवं निष्कर्ष। अब देखो हमने बताया पूर्व धारणाएं क्या हो गई, जो पूर्व में धारणाएं बनाई जाती, कोई कथन आपको दे दिया जाए उसमें पहले की जो धारणाएं उसको पूर्व धारणाएं बोलते हैं। कथन एवं कार्यवाही में क्या होता है कि साथियों एक कथन दे दिया गया तो उस पर कार्यवाही की जाती है, यानी कार्यवाही का मतलब होता है जब कोई काम हो जाता है उसके बाद क्या प्रक्रिया करी जाती है, उसी को कार्यवाही कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि भाई जैसे चोर ने चोरी करी, तो अब उसके बाद की कार्यवाही पुलिस क्या करेगी, भाई पुलिस आएगी, अगर चोर को ढूंढने की कोशिश करेगी, चोर पकड़ा जाएगा, फिर चोर से पूछा जाएगा भाई कैसे कैसे चोरी की, क्या क्या चुराया। ये सारी चीजें जो हैं कार्यवाही के अंतर्गत आएंगी, यानी कि कथन आपको दिया गया है ना, और उसके बाद कार्यवाही ये रहेगी। अब निष्कर्ष में तो आप माहिर हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं। तर्क की बात करें, कथन दे दिया गया, उसमें कौन से तर्क ऐसे दे दिए जाएं कि भाई जो उस कथन से, और पॉइंट सबसे बड़ी बात यह है कि जब कथन एवं निष्कर्ष धारणाएं हो, चाहे कथन कार्यवाही हो, चाहे कथन एवं तर्क हो, लेकिन कोई भी चीज हो, चाहे वो धारणा हो, चाहे वो निष्कर्ष हो, चाहे कार्यवाही, उसका कथन से बहुत ज्यादा संबंध होना चाहिए। उसका कथन से अगर संबंध नहीं है साथियों, तो वो चाहे वो पूर्व धारणा हो, चाहे वो निष्कर्ष हो, चाहे वो कार्यवाही हो, चाहे वो तर्क हो, वो सारे ही गलत होंगे। यानी कुल मिला के ये सारी चीजें जो है कथन में समाहित होनी चाहिए, कथन में निहित होनी चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। अब ये सारी चीजें जो आप बिल्कुल, आपको देखिए बहुत सारे बच्चे नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, और डीएसएसबी, अब जैसे मैंने बताया केवीएस एनवीएस डीएसएसबी, इसमें तो इतना ज्यादा वेटेज है कि वहां तो आपको ये क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेंगे, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन इसी से मिल जाए। तो ये सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो वहां तो आपको ये लगेगा कि वाह सर, ऐसी ट्रिक सर ने बता दी है कि अब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमारा गलत नहीं होता है। जनरली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों तर्क सही हैं, दोनों धारणाएं ठीक हैं, दोनों कथन निष्कर्ष में दोनों निष्कर्ष ठीक लग रहे हैं उनको। और ऑप्शन भी साथियों ऐसे एग्जाम में दिए जाते हैं कि पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन सत्य है, और पहले और दूसरे दोनों सत्य हैं, पहले और दूसरे दोनों में से कोई सत्य नहीं है। तो आप सोचिए इस तरीके की चीजें जब दी जाएंगी तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है आपके पास है सोचने का। तो कुल मिला के बच्चे क्या कर देते हैं, अक्सर वही टिक लगा के चले जाते हैं, भैया दोनों ही सत्य है, या लिख देंगे दोनों ही गलत है। कोई एक में उनमें तुलना ही नहीं कर पाते कि भाई कौन सा इसमें
सही होगा और कौन सा नहीं सही होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको, जब तक आप ये क्लास नहीं लोगे, ये चीजें आप जो अभी तक आपकी गलत होती जा रही हैं, और आई होप, हमें पता है कि आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर रखे होंगे या कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करी होगी, किसी किताब से करी होगी, या कोई प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया होगा। तो वहां आपके ये क्वेश्चन पक्का है कि अगर 10 क्वेश्चन करते होंगे तो उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते होंगे। यानी कि इसमें आप 50% भी सोचिए सही क्वेश्चन नहीं कर पाते होंगे, सही आंसर नहीं दे पाते होंगे। तो अब कुल मिला के आपको इसमें आपकी एक टेंशन खत्म हो जाएगी। एनालिटिकल रीजनिंग को आप इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक, कि कितना भी टफ क्वेश्चन इससे बन जाए, आपको वो सब आप सही करके आओगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। लिखा है, अब अगला टॉपिक लिखा है जैसे कॉजेज एंड इफेक्ट, लिखा है कारण और प्रभाव। फिर उसके बाद लिखा है डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय क्षमता। तो ऐसे कोई टॉपिक आपको दे दिया गया और उसमें आपसे निर्णय ले लिया कि भाई, निर्णय क्षमता का मतलब उसमें निर्णय, कोई एक क्वेश्चन दिया, उसके साथ में उसके निर्णय दे दिए गए। अब आपको चुनना है कि भाई कौन सा निर्णय जो है वो एकदम सही आएगा, कि दोनों निर्णय ही सही है। अब दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, दोनों भी सही हो सकते हैं। ऐसे ही देखिए, टॉपिक एक हमारा है डाटा सफिशियंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। और एक डाटा होता है, एक टॉपिक होता है डाटा इनसफिशियंसी, जिसमें आंकड़ों की अपर्याप्तता होती है। तो जो डाटा की एनालिटिकल रीजनिंग होती है, उसमें डाटा सफिशियंसी आता है कि आंकड़ों की पर्याप्तता है कि नहीं, ये पूछा जाता है। कि जो भाई आपने, जैसे मान लो एक आपको स्टेटमेंट दे दिया गया और उसमें नीचे लिख दिया गया कि ऑप्शन ए लिख दिया गया, बी लिख दिया गया, सी लिख दिया गया, ऐसे लिख दिया गया भाई कि पहले पहले से ही, यानी कि जो हमारा आंकड़ा आया है, पहले आंकड़े से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। या फिर लिख दिया गया कि दूसरे आंकड़े के साथ दूसरे आंकड़े से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। या कह सकते हो कि दोनों ही आंकड़ों को मिलाकर ये क्वेश्चन को आंसर देने में सक्षम है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे बनते हैं। और जब तक आप इनके क्वेश्चन को देखोगे नहीं, आपको यही नहीं समझ में आएगा किस टॉपिक का क्वेश्चन है। अभी हमारे साथी जो लोग नई नई तैयारी करने में लगे होंगे, तो उनसे उनको तो हम ये बताएंगे, आपको हम क्वेश्चन दे देंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे साथियों कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। तो पहले तो टॉपिक ही कंफर्मेशन नहीं हो पाता है, और जब तक टॉपिक कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा या टॉपिक कंफर्म नहीं हो पाएगा, आप उनके आंसर सही से दे नहीं पाओगे। चलिए चलते हैं। अब हमारे देखो, एनालिटिकल रीजनिंग में 3 टॉपिक और हैं। इनपुट आउटपुट, दूसरा हो गया मैट्रिक्स, तीसरा हो गया आपका घन और घनाभ, क्यूब एंड क्यूबाइड, है ना। तो घन और घनाभ, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी हम आपको बताएंगे। कि जैसे घन से रिलेटेड कुछ कलर कर दिए जाते हैं उसकी सतहों पे, और उसके बाद काटते हैं तो ये देखा जाता है कि मतलब किस सतह पर कितने कलर आएंगे, या किस सतह पर कितने वो बनेंगे, है ना। तो ये घन और घनाभ वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और सीजीएल वगैरह में या रेलवे वगैरह में भी इससे टॉपिक से काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, जो हमारा जहां वेटेज रीजनिंग का ज्यादा होगा वहां पे ये घन घनाभ से क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, और रही बात डीएसएसबी की, इनमें से ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। घन घनाभ वाले भी एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हमने देखो उनको किस हिसाब से रखा है, ये आप देखिए, प्रेफरेंस के हिसाब से हमने चीजों को सेट किया है। जैसे एनालिटिकल रीजनिंग में किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है उसको पहला नंबर दिया है, किसकी प्रेफरेंस कम है उसको दूसरा, इस तरीके से दिया है। चलिए, अब आपको ये बता दें, पहले तो ये जो विषय सूची चल रही, जो साथी हमारे बीच में जुड़ जाते हैं उनसे बताना चाहेंगे कि जो ये विषय सूची आपको दी जा रही है, ये जो हमारा नया महासंग्राम बैच लॉन्च हुआ है, और उसमें रीजनिंग का जो ये बैच लॉन्च किया गया है, ये कई सारे लोगों के लिए, या कह सकते हो कई सारी तैयारियां, जो लोग टीचिंग एग्जाम की कर रहे हैं उन सभी तैयारियों के लिए एक तरीके से रामबाण बैच रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आप 5-6 एग्जाम आने वाले हैं करंट में, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एमआरएस हुआ, इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इन सब में वेटेज को आप देखोगे, नया जो आपका पैटर्न आया है एग्जाम का, उसमें रीजनिंग का वेटेज काफी बढ़ा दिया गया। जहां 10 नंबर की रीजनिंग आती थी, वहां 20-20 मार्क्स की रीजनिंग का वेटेज कर दिया गया। तो सोचिए आप कितना जरूरी है आपके लिए ये सब्जेक्ट। आप सोचिए कि भले ही आपको चाहे जितनी ही रीजनिंग के क्यों ना टॉपिक आते हो, या बहुत टॉपिक आता हो, या बहुत पढ़ रखा हो, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे साथियों, बिना रिवीजन के आप कभी भी पूरे क्वेश्चन सही करके नहीं आ पाओगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आप देखते हैं, आपको लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन एंड टाइम पे, उस टाइम पे आप जब करते हैं तो आप कर नहीं पाते हैं, गलत ही आंसर अक्सर दे के आते हैं, है ना। तो वो रीजनिंग का जो आपका एक तरीके से, एक तो आपके लिए जो बच्चे हमारे नए हैं उनके लिए तो बेसिक से एडवांस तक आपको सीखने को मिल जाएगा। दूसरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनने रीजनिंग को ऑलरेडी पढ़ रखा है ठीक से,
लेकिन वो केवल रिवीजन चाहते हैं, तो वो भी इस क्लास से जुड़ सकते हैं। फीस आप देखिए, आपको फीस जाननी है इसकी तो हम आपको देखिए यहाँ नहीं बता रहे हैं, आप खुद जाइए डाउनलोड करिए द स्मार्ट विजन क्लासेस। और फीस इतनी नॉमिनल है कि आप जो आप एक दिन का हो सकता है आपका खर्चा होता हो, बस उससे ज्यादा का नहीं फीस है ना। आप डेली बाहर रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक दिन का कोई ना कोई रहने का खाने का कॉस्ट आता होगा, तो वो उससे ज्यादा इसका अमाउंट नहीं है। क्योंकि वैसे तो ये बैच की कीमत बहुत ज्यादा है साथियों, लेकिन अभी क्या है ना, ये जो हमारा स्मार्ट विजन क्लासेस का प्लेटफॉर्म है, तो अभी अपना नया ही प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है। तो सारे टीचर जो हैं उनका ये कहना है कि हम अपने इतने कम पैसे में या इतनी कम लागत में अगर आप बैच को देंगे बच्चों को अच्छी क्वालिटी में, तो वो बच्चा जरूर उस बैच को लेगा। और देखिए कोई भी बच्चा, देखिए साथी आप सारे लोग जुड़े होंगे, हम एक आपसे बात कहना चाह रहे हैं कि देखिए आप देखेंगे यूट्यूब में भंडार है रीजनिंग पढ़ाने वाले। मान लीजिए 1-2 हजार टीचर तो होंगे ही जो केवल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। अब हम आपसे ये कहेंगे कि आप देखेंगे 1-2 हजार टीचरों को चेक करिए, फिर उनमें से एक टीचर चूज करिए, फिर पता चले वो आपके हिसाब से रीजनिंग पढ़ा भी रहा है, या आपके यहाँ जो टीचिंग में जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको उसने पढ़ाया ही नहीं अपने यहाँ। तो ये सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, ये आपका प्लेटफॉर्म ही स्पेशली टीचिंग के लिए बना है। तो आप देखिए रीजनिंग के वही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो आपको खासकर टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर को बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद इससे एक एक कंटेंट तैयार किया जा रहा है कि क्या टॉपिक ऐसे पढ़ाए जाएं कि भाई जो प्रीवियस ईयर में आए आगे आने वाले टाइम पे वही टॉपिक देखने को मिले। तो ये सारी चीजें आप कब कर पाओगे, जब इस बैच से जुड़ोगे। अब देखिए बैच की इतनी कम कॉस्ट होने के बाद अगर इस बैच से आप आते, तो पहले तो एक तो आपकी रेगुलरिटी बनेगी, दूसरा आपको जो आप भटक रहे थे हर एक चीज के लिए इधर उधर, वो भटकना बंद हो जाएगा। जब भटकना बंद हो जाएगा तो आप 5-6 घंटे ही क्लास लोगे। मेरी अकेले रीजनिंग की नहीं बात कर रहे हैं, जो हमारे बैच महासंग्राम स्टार्ट हुआ है उसमें आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो या जो भी आपका सब्जेक्ट हो, उसमें रीजनिंग मैथ जो कॉमन रहेगा आप जानते ही हैं। रही बात आगे जो आपने सब्जेक्ट चूज किया हो, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्लास है, आप 2-3 घंटे की क्लास लोगे तो वो 2-3 घंटे की क्लास आपके लिए एक दिन के लिए पर्याप्त है। बस वही आपको रिवीजन करना है, आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। अगर वही क्लास आप केवल लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। और वही बच्चे जो कहीं एक भी जगह बैच ना लेके केवल भटक रहे हैं इधर से उधर उधर से उधर, आज इस टीचर का पढ़ लिया कल उस टीचर का पढ़ लिया, तो साथियों हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप पढ़ सबका लो, एक बार देख लो, लेकिन ऐसी जगह जुड़ो जहां आपको कुछ बेनिफिट हो आपके एग्जाम से, है ना। ऐसा नहीं कि भाई एक टॉपिक तो किसी टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, पता चला है आपने जो दूसरा टॉपिक पढ़ा, एक तो वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, दूसरा आपने वो पढ़ भी लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो फायदा क्या हुआ। तो यहाँ पे वही टॉपिक लिए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट से हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्या, ये वो एग्जाम में ही आए हुए टॉपिक हैं, वही टॉपिक उठाए गए। चलिए देख लेते हैं। अभी आपने वर्बल रीजनिंग का समझ लिया, एनालिटिकल रीजनिंग का समझ लिया, अब बात करते हैं नॉन वर्बल, है ना। उस नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, और वो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ आपको एक आकृतियां दिखाई जाएंगी, और उन आकृतियों की को देख के ही आप चीजों को आपसे ये बोला जाएगा कि भाई बताइए, जैसे एक दे दिया गया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, या इसमें कितने आयत हैं, या कह सकते हो इसमें कितनी काउंट करना है, कितनी लाइनिंग है, इसमें कितनी लाइन है, कितनी वर्टिकल लाइन है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक आपको बन के मिलते हैं। तो आप देख लीजिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना करना है आपको, कितने है ना आकृति, कितनी आकृति है। फिर आप बात करते हैं कि मिरर एंड वाटर इमेज, आप जैसे कोई दे देता है कि भाई इस कोई एक फिगर दे दिया, अब आपको इससे पूछ लिया कि जल में इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, या पूछ लिया दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वो सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तब आपको चीजें भी बहुत अच्छी क्लियर दी जाएंगी और आपको समझ में भी आएंगी। रही बात आती है कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। नॉन वर्बल में पूछा जाता है कि एक पेपर को मोड़ दिया गया, ऐसे ऐसे मोड़ा गया, ऐसे काटा गया, तो जब उसको हम ओपन करेंगे उस पेज को तो वो कैसी आकृति बनेगी, उसके लिए आंसर में 4 तरीके की आकृतियां होंगी, उनमें उनमें से कोई एक ही ठीक होगी, तो वो भी आपको निकालना है। तो ये कुछ चीज ऐसे होते हैं जो आपकी माइंडली, यानी पढ़ोगे तो आप सब, लेकिन चीजों को कैसे कम समय में सॉल्व करना है, कैसे कम समय में उनको पकड़ना है कि भाई यही सही है, वो चीजें आप यही क्लास से सीख पाओगे। रही बात फिगर एनालॉजी की, यानी आकृति की सदृशता की, आकृति कौन सी आकृति जो है इससे मैच कर रही है या इसी के सदृश दिख रही है, वो सारी चीजें जो हैं वो भी इसमें मिलेंगी। फिगर क्लासिफिकेशन, आकृतियों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, वो सारे टॉपिक जो हैं आपके इसमें मिल जाएंगे। अब कुछ टॉपिक और हमारे हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं, जैसे कि फिगर की सीरीज दे दी जाती है, कि आकृतियों की श्रृंखला दे दी गई और ये दिख दिया गया कि अब इससे आगे वाली श्रृंखला में कैसी आकृति बनेगी, है ना।
ये भी आप लोग देखते रहते होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, कि ऐसे दे दिए गए, चार दे दिए गए, उसमें बाद ये बोला कि अगली आकृति कौन सी होगी, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको। जैसे देखा होगा कोई एक एरो बना हुआ है, एरो का फेस इधर है पहले में, एक यहाँ पे ये बना हुआ है, एक ऐसे दे बना रहता है ना क्वेश्चन में। अब आपसे बोल दिया गया अगला कहाँ पे जाएगा, तो अगला मान लीजिए यहाँ पे ऐसे मुड़ा, ये आ गया, ये आ गया, तो फिर उसके बाद वाला कैसे होगा, तो ये सारी, और उसके बाद आगे का फिगर क्या होगा वो आपसे पूछ लिया जाता है ना। इसके बाद लिखा है जो आकृति का पूर्तिकरण, आकृति का पूर्तिकरण मतलब आकृति ऐसी बना के दे दी जाएगी कि जिसके तीन भाग, अगर उसको चार भाग में डिवाइड किया तो तीन भाग तो उसके दिख रहे, एक भाग नहीं दिख रहा है ना, आकृति को एक भाग नहीं दिख रहा है, और आपसे बोल देगा कि बताइए ऑप्शन में ऐसी कौन सी आकृति है जो इस भाग का पूर्ति करेगी, या इस भाग में अगर उसको सेट कर देंगे तो वो पूरा जो है हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। और अंतर्निहित आकृतियां क्या होती हैं भाई, कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें ऑप्शन दे दिए गए चार, उसमें से ये पूछा जाएगा कि कौन सी आकृति जो है ऑप्शन में जो उस क्वेश्चन में अंतर्निहित है या क्वेश्चन में छुपी हुई है, तो वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आता है आकृतियों का समूहन, कौन सी आकृति है, कैसे समूह इनका बना है, उन सब चीजों के बारे में आप समझेंगे। फिर उसके बाद करते हैं फिगर का फॉर्मेशन यानी आकृतियों का निर्माण, आकृति का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, ये आकृति का निर्मित कैसे हो रही है, इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से जो हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग में, या कह सकते हो कि जो आकृतियों वाली रीजनिंग है, जो फिगर वाली रीजनिंग है, वो भी आपको इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप सोचिए कि आप प्रैक्टिस के लिए भी कहीं आपको कोई दूसरी बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी, यहीं आपको प्रैक्टिस पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। आप उसको सॉल्व करिए और उसको देखिए आप अपनी तैयारी कितनी, आपने तैयारी अपनी पूर्ण करी है रीजनिंग में, या जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं वो आपको कितने पेपर में। देखो हम आपको एक चीज ये भी बता दें साथियों, पहला तो एक पता फायदा क्या होगा इस रीजनिंग की क्लास लेने का, पहला फायदा ये होगा कि जो हम एग्जाम्पल भी आपके सेट करेंगे इसमें, वो भी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आप ये सोचिए कि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी उसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी देखा है कि जैसे एलटी ग्रेड का कोई पेपर अभी 2000 मान लीजिए 17 में आया है, तो उसके बाद 2015 में आया था, तो उससे एकदम ही अपोजिट सिलेबस आ गया हो या एकदम से पैटर्न चेंज हो गया हो, ऐसा तो हुआ नहीं। कभी भी ऐसा होता है क्या, टॉपिक वही रहेंगे, थोड़ा लेवल को अप डाउन किया जा सकता है कि टफ लेवल कर दिया जाए, थोड़ा सिंपल लेवल हो। तो वो लेवल देखिए हम कुछ नहीं कह सकते आपसे कि लेवल का, तो हम आपको बता रहे हैं कि हमने बताएंगे बेसिक से एडवांस तक का जो लेवल रहेगा आपका, तो उसमें तो आपको चिंता ये करने की जरूरत नहीं कि भाई पेपर चाहे टफ आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे सिंपल आए, आप सबके लिए एलिजिबल है या सबके लिए तैयार है कमर कस के, है ना। तो वो सारी समस्याएं जो हैं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो साथियों आप देख सकते हैं कि आपको हमने क्या क्या चीजें बताई। विषय सूची में हमने आपको 43 टॉपिक लिए हैं, और ये साथ ही वो टॉपिक हैं जो अभी तक के एग्जाम में आपके आए हुए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो हम आपको लास्ट में बीच में ऐड भी करेंगे, या हमें ऐसा लगता है कि जो सिलेबस अगर कुछ चेंज हो रहा है तो क्या टॉपिक बढ़ाए जा सकते हैं आपके इस एग्जाम में, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये नहीं कि आप सोच लीजिए कि हमने जितना बता दिया भाई उतना ही पढ़ा दिया बहुत है। देखो हम एक चीज आपसे बता रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं सबसे, अगर जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल पहले तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। फायदा इससे ये होगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आगे भी ये क्लास देखने को मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म आपको पता रहेगा किस प्लेटफॉर्म पे केवल टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। दूसरा ये, अगर इसको लाइक कर देंगे तो आपके पास एक तो हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है आपके लाइक से, है ना। तो ये क्लासेस जो है आपकी शेयरिंग जो कैपेसिटी होती है क्लास की वो भी बढ़ जाती है। आप अपने चैनल में शेयर करेंगे या अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो भी बेनिफिट होगा, तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे तो हम लोगों का क्या होता है ना, एक मोटिवेशन बढ़ता है, हम लोग और भी अच्छी मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे, और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। जो मेहनत चल रही हो तो बहुत चल ही रही है, लेकिन जो एक मोटिवेशन मिल जाता है जब किसी को, तो और भी मेहनत रंग लाती है ना, तो वो भी आपके साथ चलेगी। तो आपने देखा कि वर्बल रीजनिंग में आपने देखा कितने टॉपिक हमारे टोटल थे वर्बल रीजनिंग में, तो 23 टॉपिक तो केवल वर्बल रीजनिंग के थे, और साथ में एनालिटिकल रीजनिंग जो थी आपकी उसके कितने टॉपिक थे, तो आप 33 तक, यानी 23 से 20 यानी 10 लगभग टॉपिक जो है एनालिटिकल रीजनिंग के हो गए। और रही बात नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, और उसके बाद 6 7 8 9 10, तो लगभग 10 टॉपिक, 10 हमने ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं जो वर्बल में। वर्बल के तो आपको पता है कि जो आपका वर्बल रीजनिंग रहती है उसमें बहुत सारे टॉपिक है,
इतने टॉपिक हैं साथियों, अगर हम यहाँ लिखे तो लगभग 150 टॉपिक अकेले वर्बल के ही निकल के आ जाएंगे। लेकिन हमें वो 150 टॉपिक पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो जो 150 टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिकों से कट कट के अलग अलग बने हुए हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना कभी, तो जैसे आपने मान लीजिए 12th किया, 12th करने के बाद जब हाई स्कूल में थे तो आपने कोई जैसे फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, तो बहुत बेसिक से पढ़ा। उसके बाद जब 11th में आए तो आपने देखा कि फिजिक्स के दो दो मतलब सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, दो फिजिक्स के पार्ट हो गए, और उनको भी आपने पढ़ा, फिर एक पार्ट को 11th में पढ़ा, फिर एक 12th में पढ़ा। तो ऐसे करके आपको पता चला कि भाई फिजिक्स में भी इतना ज्यादा है। फिर आपने अगर कहीं मान लो बीएससी फिजिक्स से कर ली, तो आपको पता चला कि उन्हीं टॉपिकों को अलग अलग चैप्टर वाइज की जगह उनको बुक में बना दिया गया, तब्दील कर दिया गया। अब आपने जब मान लीजिए बीएससी के बाद अगर एमएससी करी, तो आप किसी उनमें से भी किसी एक टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। फिर अगर कहीं पीएचडी में लग गए तो उनमें से कोई एक चैप्टर को पढ़ेंगे, या किसी एक चीज पे केवल शोध करेंगे। तो आप सोचिए कि कितना ब्रॉड सिलेबस है अपना। तो वही ब्रॉड सिलेबस अगर देखा जाए तो रीजनिंग का भी बहुत ब्रॉड सिलेबस है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, हमें देखिए, आपको पीएचडी नहीं करनी है यहाँ। आपको क्या करना है, केवल एक ही पॉइंट टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी। मेरा ये कहने का मतलब, देखिए पीएचडी के लिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए, है ना। तो उसके लिए तो आपके लिए बेहतर प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं किसी एक ही टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी, हमें इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। 43 टॉपिक जो है ये हमारे बेसिक से एडवांस तक, इसमें सब कुछ पढ़ना है। तो किसी एक टॉपिक में ही पीएचडी कर लें तो क्या फायदा रहेगा। और अगर हम सारे टॉपिकों को छुएं, सबको पढ़ें, अच्छे से समझें, तो हम लोग कितने ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तो ये पॉइंट समझना है कि एग्जाम के पर्पज से अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यही अपना विषय रहेगा, यही अपनी विषय सूची रहेगी। इसी तरीके से हम लोग सीरियल से चीजों को पढ़ेंगे, और जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है साथियों, तो उनका आप एक काम करिए, यही चैट है, आप या कह सकते हो इसमें कमेंट करिए कि कौन से टॉपिक आपको लगते हैं कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, या एग्जाम के इम्पोर्टेंस के आधार पे उनको आप पहले रखना चाह रहे हैं। तो आप अपनी भी कुछ राय शेयर कर सकते हैं इसी में, है ना। और साथ ही साथ देखिए, पहले जब तक कि आप ये हमारा द स्मार्ट विजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे तो आगे की क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी। देखिए कुछ क्लासेस तो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं यूट्यूब में, लेकिन आपको यहाँ केवल ये दिखाने के लिए कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो तो हमने आपको बता दिया। लेकिन आप क्लास को करेंगे कहाँ, तो उसके लिए तो आपको द स्मार्ट विजन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पे जाके। उस पर रजिस्ट्रेशन करिए, जब वहाँ पे आप बैच वाले सेक्शन में आएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो महासंग्राम बैच की सीरीज हमारी लॉन्च की गई है, उसमें आप रीजनिंग का बैच आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि जिस सब्जेक्ट का बैच लेना चाहें, वो सारे सब्जेक्ट आपके उपलब्ध होंगे। और आगे की जो क्लासेस रहेंगी रीजनिंग की, अभी एक दो क्लासेस छोड़ दी जाए तो आगे की क्लासेस उसी बैच में आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत हमने आपको बताया, क्या मैंने बताया कि एक दिन जो आप खर्चा करते हो उतनी ही, उससे कम ही कीमत का आपको देखा जाए तो आपको ये बैच मिलेगा। तो आप जुड़िए बैच में। और टॉपिक आपको बता ही दिए हैं कि मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर ही हो गए। ऐसा कोई टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है जो आपके किसी एग्जाम में आया हो। अगर सोच लीजिए, मान लीजिए कि किसी एग्जाम में 10 सालों के एग्जाम में उसमें से कोई एक भी बार पूछा गया, हमने उसको भी उस टॉपिक में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे कि उसको भी आपको पूरा करवाया जाए। और मैंने उनको सजेस्ट किया भी है, लिखा भी है यहाँ पे, है ना। जिससे आपको ये ना लगे, देखो कुछ बच्चे रीजनिंग पढ़ते तो हैं लेकिन मेन मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ते। मेन मेन पढ़ लिया, उन्हें लगता है कि इतने में से ही काम हो जाएगा। बट होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, बाकी की 3 छोड़ दिए। कभी 20 नंबर का है जिसमें वेटेज, तो वहां आपने 15 कर लिए, 5 आपके छूट गए, 12 कर लिए। मतलब जो आपका एग्जाम में बहुत अच्छी जिनकी रीजनिंग होगी उनके लिए भी हम बता दे रहे हैं। रोशन शर्मा जी ने बोला है कि बिना कोट पैंट और टाई के भी तो पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। देखिए ये मैटर नहीं कर रहा है साथियों कि हम किस ड्रेस में आपको पढ़ा रहे हैं। एक देखिए, हर एक चीज, जैसे आप कभी स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, कोई ड्रेस कोड रहा होगा ना, ऐसे भी हम लोग ये चाहते हैं कि देखिए, जब तक हम लोग ही, अब मान लीजिए हम लोग अभी कोई ड्रेस कोड में इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं कि जैसे हम लोगों की क्वालिटी क्या रहेगी ये स्मार्ट विजन प्लेटफॉर्म की, कि जैसे हम लोग देखिए, आपको दिख रहे हैं कि आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि हमारे सारे टीचर जो हैं एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आ रहे हैं, प्रॉपर टाइम से क्लासेस ले रहे हैं, अपनी रेगुलर क्लास आपको चल रही है। तो ये रेगुलरिटी कैसे मेंटेन होगी, जब हम हर चीज पे गौर करेंगे। तो आप सोचेंगे कि बिना कोट पैंट टाई के बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन ये हमारे एक चैनल का एक तरीके से कह सकते हो आप ट्रेड है, ट्रेड मार्क है, कि हम लोग इस तरीके से चीजों को दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई भी टीचर जो है ऐसा नहीं होगा जो आपको इस तरीके के कोड में ना पढ़ा रहा हो।
तो ये तो आप ये हमारे चैनल का एक तरीके से कह सकते हो कि एक ड्रेस कोड ही है। तो इसमें आप ये कह आपको लगता हो थोड़ा सा अजीब, बट हम लोगों की क्या है, अब आदत पड़ चुकी है और ये हमारे लिए सही है। हमें लगता है कि प्रॉपर वे में जब हम पढ़ाने आए तो हमें यही लगेगा कि हम यही काम करने आए यहाँ पे। तो उसके लिए ये ड्रेस कोड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, धन्यवाद। अब देखिए, यही चीजें जो हैं आपको सब पढ़नी है और इससे ज्यादा आपको कोई चीज आएगी नहीं। इसी में से जितने भी, अब देखो, जो टॉपिक आप, जैसे हमने फिगर सीरीज दे दी, आकृति श्रृंखला दे दी, तो आकृति श्रृंखला में कितनी तरीके की आकृतियां अभी तक पूछी गई हैं और कौन सी आगे पूछी जा सकती हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे क्या बन सकते हैं, क्या अभी बने हैं और क्या बन चुके हैं, उन सब पे डिस्कशन होगा। ठीक है, जुड़ेंगे आप बैच से, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बैच से आपको पूरा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा साथियों। तो ये बैच आप देखिए, अब ये आप सोचोगे सर ये बैच कब लॉन्च हो रहा है। देखिए साथियों, ये ऑलरेडी बैच आपका प्ले स्टोर पे आ चुका है, या कह सकते हो हमारे द विजन स्मार्ट क्लासेस पे, द स्मार्ट विजन क्लासेस पर आ चुका है ऑलरेडी। बस इसमें अब आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। पहली जो हमने ये वीडियो थी जिसका इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, कि एक तो हमें ये दिखाना था आपको कि हमारे जो एग्जाम है ये किस किस एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस करी। उसके बाद हमने क्या क्या सब्जेक्ट इसमें, जी रोशन जी बोल रहे हैं मैं बहुत साधारण तरीके से रहता हूँ ग्रामीण इलाकों। अरे रोशन जी, देखिए यहाँ, सर मेरा अभी राजस्थान पटवारी में भर्ती में सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत आपको बधाई हो। देखिए, आप किसी भी जगह जा रहे हैं, आप कहीं पे भी जाएं, बहुत अच्छा करें। और आगे भी अगर कुछ उसके भी आगे की तैयारी करना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता मिले, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। रही बात ये जो आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत साधारण तरीके से रहता हूँ ग्रामीण इलाकों में रहने वाला हूँ, देखिए साथी, मैं भी किसी ग्रामीण इलाके से ही जुड़ा हूँ, मैं डायरेक्ट शहर में नहीं पैदा हो गया हूँ कोई बड़ी सिटी में। ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सब लोग कहीं ना कहीं बेस से आए हैं। और आप साथियों मेरा अगर सुनेंगे कि मैंने क्या क्या किया है तो आप सोचोगे, देखिए साथी, मैंने आपको बता दें कि 12th के बाद मैंने डिप्लोमा किया, फिर बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी में इनरोल हूँ अभी। सोचिए, टेक्निकल फील्ड का इंसान हूँ मैं, आपको रीजनिंग और मैथ के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आप चीजें समझ सकते हैं। दूसरा, मैंने, आप सोचोगे मैंने प्राइवेट बीए भी कर रखा है, अब आप सोचिए क्या क्या चीजें कर रखी हैं, है ना। तो आप ये ना सोचिए कि आप किस ग्रामीण क्षेत्र से, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें आपको आप ये अपने पिछली चीजें भूलिए, अब जो नए चीजों में आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। और जहां से आप जुड़े ग्रामीण क्षेत्र से, मैं भी जुड़ा हूं, मैं भी अपनी पूरी चीजों को ध्यान में रखता हूं। और कहने का मतलब ये है कि मैं जिस, अब देखो आप क्या है, चाहे जितने भी बड़े बन जाओ, कहा जाता है ना कि आप चाहे जितने भी बड़े बन जाओ लेकिन जमीन से जुड़े रहोगे तो खड़े रहोगे, है ना। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, उड़ ही जाओगे, फिर पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए। तो जमीन से जुड़े रहने वाले लोग जो होते हैं वो आगे काफी ऊंचाई तक जाते हैं। ठीक है, लेकिन अकड़ के नहीं रहना है भाई। अगर आप थोड़ा कैसे रहेंगे, शालीन रहेंगे तो आप आगे रहेंगे, लेकिन अगर आप अकड़ के खड़े हुए तो एक कोई तूफान आएगा और आपको गिरा जाएगा। सर मैं 12वीं क्लास के बाद, कॉलेज करने के बाद पीसीएस की तैयारी किया, 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद पटवारी बन पाया। देखिए रोशन शर्मा जी, मैं आपको क्या बताऊं, आजकल का जो ये दौर चल रहा है इसमें आप देख तो रहे होंगे कि कोई भी एग्जाम आप देखते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एग्जाम जो होता है वो भी बड़ा लेट होता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चे तैयारी करते रहते लेवल इतना हाई हो चुका है कि कोई एग्जाम जब टाइम से आपके हो ही नहीं पा रहे हैं, रिजल्ट टाइम से आ नहीं पा रहा है, बच्चे सिलेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, वही बच्चे जो है तैयारी कर करके इतनी लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है कि किसी भी चीज में वो एग्जाम दे रहे हैं। सोचिए कुछ बच्चों ने आप सोचिए बीटीसी भी किया, बीएड भी किया, बीएड करने के बाद एमएड भी कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी में, कुछ एलएलबी में चले गए हैं, कुछ कहीं चले गए हैं, कुछ टेक्निकल फील्ड से नॉन टेक में आ गए। तो ये समय है, देखिए सब कुछ दिखाता है, ये ऐसे दौर में हम लोग जी रहे हैं साथियों। ये दौर ही ऐसा है, हम लोगों का क्या किया जाए, इसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। दौर ऐसा है कि जो लोग बहुत पढ़े हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कम पढ़े थे कोई बिजनेस करके आज वो लाख करोड़ों में खेल रहे हैं। तो ये समय की बात है, आप उस समय को समझिए। और भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा होगा और कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को आगे मिलेगा। चलिए साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये क्लास जो थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी और आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है बैच के बारे में, आपको क्लासेस के बारे में। टाइमिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अभी 1-2 दिन में ही कि किस टाइम आपको मिलेगा।
जी बिल्कुल सर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी फिलहाल में ऐसे पेपर बनाए जा रहे हैं कि 95% पोस्ट खाली जा रही है। बिल्कुल सही है रोशन शर्मा जी। अब जो उनकी टेक्नोलॉजी हो या जो टेक्निक उन्होंने लगा रखी हो कि पोस्ट खाली जाएंगी, फिर हम उनको रिपीट करके देंगे, फिर एग्जाम फिर निकालेंगे, फिर उसका फॉर्म भरवाएंगे, फिर बच्चे तैयारी करेंगे, तो ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये तो गलत है। लेकिन अब जो गलतियां हो रही हैं वो सरकार, क्या बताएं, अब सरकार भी आंखें मूंदे हुए उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से आप जो बातें बोल रहे हैं ना, एक तरीके से दुखती नब्ज पे आप हाथ या पैर रखने वाली बातें बोल रहे हैं। ये हर एक बच्चे की शिकायतों में है। तो इन सब चीजों पे बहस ना करते हुए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। और देखिए, इन सब चीजों से फर्क अगर पड़ जाए, अगर हम लोग अगर मेहनत करें और किसी तरीके से हो जाए, तो हम आगे क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना होगा अब हमें। कि चल मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप अपने आगे पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करोगे? क्योंकि आपके पास अभी पैसा नहीं था, लेकिन अब आप कमाओगे तो आप ये सोचोगे कि क्या अपने आप भूल जाओगे सब कुछ जो आपने अभी सहा है। सब भूलना नहीं है आपको, उसके लिए क्या कर सकते हो उस पर ध्यान देना है। और यूनिटी बहुत बड़ी चीज है, आप बदल सकते हो, सभी लोग मिल के बदलेंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों से हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद।